और दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास कौन सा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वेरी गुड। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन को सिंगल स्टेप भी कहते हैं। यस सर। जो एक स्टेप में हो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी स्टेप। मल्टीपल स्टेप। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं वो एक ही स्टेप में होते हैं, और वहां पे हमें पता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो है काफी आसान हो जाता है निकालने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की। आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। दोज रिएक्शन which are occurred in single step। अच्छा, इसके अंदर ना नो इंटरमीडिएट रिएक्शन आर फाउंड, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो इसके बीच में कोई भी नहीं पाया जाता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे मान लो कि नीट का एग्जाम है, सिर्फ सिंगल स्टेप एग्जाम है। ठीक है, जब आपको मैं बता रहा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल स्टेप का मतलब है जैसे कि एक ही स्टेप में हो और सीधे सीधे आपको जो है वहां पे डॉक्टर बना दिया जाए। लेकिन बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने समझाया था क्या होता है, मल्टीपल स्टेप होता है। आज आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हम जो है मल्टी स्टेप के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, मैंने ए से क्या बना दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अगर मैं ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया तो आर इक्वल टू रेट क्या लिखूंगा, के ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमने कैसा लिया है रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में। और एलिमेंट्री रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही हम उसको क्या करते हैं, एज अ ऑर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर जब ग्राफ बनाऊं, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास आपका जो इक्वेशन मैंने लिया था, ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही इक्वेशन है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए कैसे पूछेगा। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको हमने रिएक्टेंट कहा था प्रोडक्ट, और इसको क्या कहा था, प्रोडक्ट कहा। अच्छा, ये बता सकते हो ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, सर इंडोथर्मिक है। क्योंकि आपके पास इनिशियल में एनर्जी कम है, फाइनल में एनर्जी ज्यादा है, तो यानी कि इस रिएक्शन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां है, सर रिएक्टेंट से और वेरी गुड। यहां से ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है ना ट्रांजिशन पॉइंट है। ट्रांजिशन पॉइंट होता है कि जहां से कंपाउंड जो है या रिएक्टेंट जो है चेंज हो जाए प्रोडक्ट में। जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का ये ट्रांजिशन पॉइंट था, इसके बाद जो हम लोगों ने ये कर दिया या वो कर दिया, इस टाइप से हम लोग जो है कई बार बोलते हैं अपनी लाइफ में। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट है। आपको ये ध्यान रखना है, एक बार पूछा था कि एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कहां से कहां होगा,
उन्होंने यहां से यहां दे दिया, यहां से यहां दे दिया, यहां से यहां दे दिया, और उसके बाद एक और कोई पॉइंट दे दिया। तो आपको याद रखना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कहां से कहां हो जाती है। इसको थोड़ा सही बना देता हूं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां से कहां हो जाता है? इस ट्रांजिशन पॉइंट से ट्रांजिशन पॉइंट इनिशियल पॉइंट तक की जो एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये आपको ये याद रखना है कि कहां से कहां होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कहां से एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और किस टाइप से जो है ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए हम आसानी से बता पा रहे हैं कि इसका रिएक्टेंट क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, और ऑर्डर क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया, अगर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + B, और यहां से मैंने कहा कि C बन रहा है, और ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, मैं चलिए एक और बात यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। ओके, तो इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे, R = K B⁴ 2। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 4 होगा। अच्छा, ऑर्डर 4 हो जाएगा तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जिसकी जिसकी मोलारिटी 3 से कम हो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से मैं समझा रहा हूं कि जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम हो वो एलिमेंट्री भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट अगर जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा हो वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा असर्शन, और जो है उसमें से क्या पूछा जाता है कि अगर आपसे वो सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो कहेगा कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो क्या वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या फिर वो जो है एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर वो 3 से कम है तो दोनों हो सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो। बट अगर वो 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो ऑलवेज वो क्या हो जाएगा, जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे लिख भी देता हूं, इफ मॉलिक्यूलरिटी is less than or equal to 3, just 1 minute, Naprit, then reaction may be elementary or complex reaction. But if molecularity is greater than 3, then reaction always complex. is complex. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, असर्शन रीजन में पूछा गया था तो मैंने चीजें आप लोगों को बता दिया। हाँ नवप्रीत बताइए क्या दिक्कत है। सर मॉलिक्यूलरिटी तो 3 से ज्यादा नहीं होती ना, नहीं, तो फिर मॉलिक्यूलर कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में तो मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं दिया ना बेटा, हमने एलिमेंट्री दिया है ना। कॉम्प्लेक्स अगर लिख दोगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये असर्शन रीजन में आते हैं। 1 मिनट, एक एक करके, हाँ फिर से बोलिए पायल। मतलब ये असर्शन रीजन में आते हैं।
ऐसे नहीं हाँ होता। हाँ, ये असर्शन रीजन में ही आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि आपको एक बार बता दूं, आपको जो है ये चीजें याद रहे। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं निकालते, एलिमेंट्री की रिएक्शन की। अगर जब मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा हो तो हम उसको क्या करते हैं, 3 में लिख देते हैं। जो सबसे कम है यानी कि 3 को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ऐसा लिखा होता, सपोज करो कि 2A प्लस 2B इक्वल टू C, ये मैंने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। Yes. और मैंने आपको रेट भी मैंने लिख के दे दिया, K इक्वल टू A टू द पावर 2 और B टू द पावर 1। और अब आपसे मैंने मॉलिक्युलरिटी पूछा तो क्या बताओगे? 3. नहीं, नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का याद करना कि मैंने कहा था कि मॉलिक्युलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते। अब पूछोगे क्यों, वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर पाते? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। अब ये चीजें तो मैं आपको बता दूंगा कि 2-3 एग्जांपल लेके, लेकिन सभी रिएक्शन का हम कैसे बताएंगे? और सब रिएक्शन का इंटरमीडिएट इतना कम समय में बनता है कि कहने की बात नहीं, बना और तुरंत जो है खत्म हो जाता है। तो उस रिएक्शन का तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हम अपनी सुविधा के लिए सारी चीजें बनाई है, ताकि कि हमें क्या हो, आसानी से समझ में आ सके कि किस टाइप से जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो है अंदर में क्या क्या घटना घट रही है। ठीक है, ओके है पायल? हाँ, अब नवप्रीत पूछिए, क्या पूछ रहे थे? नवप्रीत कौर, कुछ पूछना है या आगे बढ़ जाए? ओके, ठीक है, अगर जब फिर से डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो कितने स्टेप में हो? सर बड़े ज्यादा स्टेप में हो, 2 or more. more than 1. Those reaction which are occur in several step, ठीक है। जो सेवरल स्टेप में हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भी रिएक्शन हो रहे होंगे, वो जो मल्टीपल स्टेप में हो रहे होंगे या जो है बहुत सारे, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक और नाम से? मल्टी स्टेप रिएक्शन, ओके। जो मल्टीपल स्टेप जो रिएक्शन होंगे, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स आते हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर आर सेवरल इंटरवल या सेवरल इंटरमीडिएट। अब देखो, मैंने ऐसा लिखा है, सेवरल हो सकता है कि 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन बट ईच स्टेप ऑफ कैलकुलेटेड, जो सिंगल सिंगल स्टेप में हो रहा होगा, यहाँ पे चाहो तो ईच सिंगल स्टेप लिख दीजिए, ताकि कि ज्यादा आपको समझ में आए। कैलकुलेटेड मोलरिटी, मोलिकुलरिटी। ये बात छोटी सी है कि जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगे, उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट होंगे। उसका रेट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो सिंगल, जैसे मान लो कि ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना, इसमें देखिए आपके पास भले आपको नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है। ये बात ये हो गई, यानी कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट बट ईच सिंगल स्टेप रिएक्शन कैलकुलेटेड मोलिकुलरिटी।
हम जो एक जो स्टेप की होगी उसकी हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को जो है कैलकुलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें हो गई। और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन। जो इंटरमीडिएट में जो आ रहे होंगे उसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डिटरमाइन the rate of reaction by slowest step of reaction। अब मैं इस पॉइंट को समझाता हूं, ये पॉइंट आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा। इसको पहले समझ लेते हैं। कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो होगा, जो सबसे स्लोएस्ट होगा ना, वही रेट डिटरमाइन करेगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल कहता हूं। मान लो कि मेरे को घूमने ले जाना है पूरी क्लास को, ये जो अवंती की अभी क्लास चल रही है, मेरे को घुमाने ले जाना है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके अंदर जो है कि सत्येंद्र कुमार जो है वो काफी स्लो पर्सन है। अब मेरे को सबको ले जाना है, जितने बच्चे हैं सबको ले जाना है। ठीक है, अब वो हमने कहा कि सारे बच्चे जो है 6:30 पे आ जाना, सॉरी 6 बजे आ जाना, हम जो है घूमने चलेंगे। लेकिन वो जो सत्येंद्र था वो कितने बजे आया, यानी कि 7 बजे। सबको मैंने बोला कि जाओ तो बुला के लेके आओ, बुला के लेके आओ, सब जा रहे हैं उसको बुलाने के लिए। लेकिन वो कितने बजे आया, 7 बजे आया। अब बताओ कि 6 बजे निकलना, तो यहाँ पर रेट डिटरमाइन कौन कर रहा है कि अगली बार हम टारगेट किसको करेंगे, इस बंदे को। यस सर। ताकि कि हम लोग क्या कर सके, यानी कि जो है टाइम पे जा सके। इसी तरह से जो रिएक्शन में सबसे ज्यादा समय रहता है ना, वही जो है क्या करता है, रेट को डिटरमाइन करता है। कहोगे सर मुझे ये नहीं समझ में आया, वो ज्यादा समय रह रहा है तो क्यों रेट को डिटरमाइन कर रहा है? क्योंकि वही प्रोडक्ट है, वही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा होगा। जो फटाफट से हो रहा होगा वो रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होगा और टाइम जो होगा वो उस जो है उस रिएक्शन का जो सबसे ज्यादा समय ले रहा होगा उसके जो है रेट भी ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो यानी कि फैक्टर जो है कौन सा फैक्ट कर रहा होगा, वो वाला कर रहा होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। जैसे मेरे पास मान लो मैंने कहा कि ए से मैंने डी बनाया, ऐसे मैं समझाने के लिए ऐसा कोई एक रिएक्शन ले ला हूं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ए से बी बनाया, बी से सी बनाया एंड सी से डी बनाया। मैंने समझाने के लिए कहा कि ये स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, और ये सारे फास्ट रिएक्शन। बस अभी समझिए, अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में पूरा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि देखो यहाँ पे बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, लेकिन ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट देखो, आप इसको ऐड करोगे क्या बन रहा है, ए से डी बन रहा है। ओके, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट था वो कहता है इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट बट ईच सिंगल स्टेप रिएक्शन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलरिटी। हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं। सिंगल सिंगल जो स्टेप है, स्टेप 1 इसको कह दो, इसको स्टेप 2 कह दो। हम स्टेप 1 और स्टेप 2 एंड स्टेप 3 की जो है क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेटेड कर सकते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए। हमारे सामने समस्या आ गई कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। रिपीट करना। मैंने पूछा कि कौन सा जो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन कर रहा होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैंने क्या कहा कि जो ज्यादा समय लग रहा होगा, जो रिएक्शन में ज्यादा समय रह रहा होगा, वही क्या करेगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि स्टेप 2 जो है वो रेट डिटरमाइनिंग क्या हो जाता है, स्टेप हो जाता है। ओके, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो है रेट को डिटरमाइन कर लेंगे।
चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है रेट को डिटरमाइन करेंगे। अभी हमने बस सीखा। अब यहाँ पे अच्छा मेरे को ना यहाँ पे रेट डिटरमाइन हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सीधे सीधे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसका रेट नहीं बताया, क्योंकि आगे हम जो है आपको बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा देखो मैंने यहाँ से क्या कराया, ए लिया और बी को रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या बन गया, ए बी बन गया, ठीक है। ध्यान से बता लीजिएगा। फिर ए बी को हमने क्या करा, बी से रिएक्शन कराया और ये क्या बन गया, AB2। ओके, फिर हमने AB2 को किससे रिएक्शन करा दिया, AB से A प्लस B से करा दिया, क्योंकि हमारे पास जो है उसी से हम कराएंगे। तो देखो क्या A2B3 बन गया। यस सर। अच्छा एक और चीज देखिए, क्या सारे टर्म कट जा रहे हैं, A और B बचने चाहिए लास्ट में। तो देखो Yes, sir. AB से AB कट जा रहा है, AB2 से AB2 कट जा रहा है, ठीक है। और A और यहां से जो है 3B, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा कि ये स्टेप 1 है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ओके, ऐसा कुछ रिएक्शन है। अब जो मुझे रेट लिखना होगा वो मैंने कहा कि स्लोएस्ट स्टेप है। मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूं ताकि कि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन जब आएगा, जब आपको स्लोएस्ट स्टेप में, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ए और बी जब होगा तो हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1, क्योंकि ताकि हर एक स्टेप जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री होगा। यहां से यहां जाने में मल्टीपल स्टेप है, ये इसका मैकेनिज्म है। क्योंकि मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि आखिर रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, जो कि मल्टीपल स्टेप में जो है बन रहा है, वही चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये क्या करा कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v⁴ कितना हो गया, 1 हो गया। 1 ओके, अच्छा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा किसी बच्चे के मन में आएगा क्या सर ये सारे नहीं डिसाइड करेंगे, नहीं, ये फास्ट है। फास्ट मैंने बताया कि कभी भी रेट डिटरमाइनिंग में मदद नहीं करते हैं, हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया होगा कि ये स्लो। हाँ, और नहीं दिया होगा तो अगला टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आपको, वो भी बताने के लिए, ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं दिया होगा तो चिंता मत कीजिए, उस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो उस टाइप का करेंगे। लेकिन जनरली आपको ये दिया रहेगा कि कौन सा फास्ट स्टेप है, कौन सा स्लो स्टेप है। 90% चांसेस रहते हैं कि दिए रहते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी दिए रहते हैं, इसका गारंटी नहीं मैं लूंगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे तो हमने बड़े आसानी से निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहां से दिया हुआ है व्हाट विल वी डू व्हेन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन आरडीएस और स्लोएस्ट स्टॉप। अब क्या होगा कि जब आपका रिएक्शन स्लोएस्ट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, 2A से 3B बन रहा है और A2B3 बन रहा है, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट लॉ, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि जो है इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलरिटी गलत लिख दिया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है, ठीक है। ऑर्डर कह सकते हो, रेट कांस्टेंट कह सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रेट लॉ, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट पूछा है। आपके पास सारी चीजें दी हुई है, मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, फास्ट भी दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है। ओके, तो हमें जो है क्या करना है, अब रेट लिखना है। सबसे पहले मैं मैकेनिज्म को यहाँ पे एक पेज में लिख देता हूं ताकि कि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। ए बी प्लस बी से आपका क्या बन रहा है, AB2। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, AB2 A प्लस P से क्या बन जा रहा होगा, A2B3। वेरी गुड। और थर्ड स्टेप में है A प्लस B से AB बन रहा है, ओके। और हमारे पास इनिशियल इक्वेशन है 2A प्लस 3B इक्वल टू A2B3। ओके ओके, ये दिया हुआ है।
ये आपको देखो कौन सा स्टेप स्लो स्टेप दिया हुआ है, ऊपर वाला जो है स्लो स्टेप दिया हुआ है, और ये फास्ट दिया हुआ है, और ये भी फास्ट दिया हुआ है। इसको चाहो तो स्टेप 1 मान लो, और इसको स्टेप 2 मान लो, इसको स्टेप 3 मान लो। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम अब यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई ना, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ये ए और बी होता, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, ये तो चलो हमारे लिए बढ़िया है, ये तो इसमें है, क्योंकि रेट जो डिसाइड होगा वो इस ए और बी के अनुसार से होगा। यानी कि वैसे तो हमने कहा कि रेट जो डिटरमाइन होता है स्लो स्टेप में, तो मैं यहाँ पे लिखता तो आर इक्वल टू के ए बी टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1, बट हमारे रिएक्शन में तो ए बी तो अंदर में ही बन रहा है और अंदर में ही खत्म हो रहा है। Yes, sir. हम उसको कैसे लिखें? इसको नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? No, नहीं। no, तो हम क्या no. करते हैं कि इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बी से इस प्रकार से करते हैं कि हमारे पास जो ए बी की जगह पे हम लोग क्या करें, दूसरा टर्म को यूज करें। अच्छा, जब भी इस टाइप का दिया रहे ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया रहेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है ये दिया रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा सा मैं यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा। इक्विलिब्रियम में आपको अगर मैंने कहा कि K1 है, ये K2 है, और ये K3 है, एंड ये K4 है, मैंने मान लिया कि इधर से इधर जा रहा है, Sir. तो आपको K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Yes, sir. और AB2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन AB बाय B। V. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि K इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको K1, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है K2 इक्वल टू AB2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? AB बाय B। B. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप यहां से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? AB की। तो यहां से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि AB2 तो हमारे रिएक्शन में यहाँ पे जो है कोई बात नहीं, यहां से हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB, इसको इधर ले गए, ये K2 बाय K1 इक्वल टू AB2 डिवाइडेड बाय AB। B. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाय K1 AB2 डिवाइडेड बाय AB। हमने AB की वैल्यू निकाली है ना, कि B की? हमने सॉरी AB का निकालना है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। ओके, यहाँ पे B हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? B। ओके, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या है? जो बाकी चीजें हमने तो किसके लिए लिखा? AB के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? B की पावर 1. B की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये B से D कट जाएगा, Yes, sir. ठीक है, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 डिवाइडेड बाई K1 K1 AB. और AB2 AB2. जो भी है, यानी कि B1 से B1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ इस पे क्या हो जाएगा? इसका 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया। अच्छा, इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो ये सारे टर्म मिला के इसको K इक्विवेलेंट कह देंगे, तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाता है? K2 K1 इंटू K। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट है। और क्या पूछा था आपसे? यानी कि जो है रेट लॉ पूछा था, यानी कि रेट लॉ हम लोगों ने जो है लिख दिया, ये इस प्रकार से होता है। जो भी स्लोएस्ट, देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि स्लोएस्ट स्टेप में उसके अनुसार से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, जहां पे आपको क्या है कि उसका आपको, चलिए पहले एक और सिंपल सा ही है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जो है थर्ड टाइप का बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है कि आपको बताना है कि इसका रेट क्या है, इसका ऑर्डर क्या है,
और इसका क्या है, यानी कि जो है कांस्टेंट क्या, रेट कांस्टेंट। 3 चीजें बतानी है। अच्छा ध्यान से देखिए, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा। R इक्वल टू K O टू द पावर 1 एंड O3 टू द पावर 1। ओके, तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है फास्ट, ताकि कि क्या कर सके हम लोग जो है वैल्यू को निकाल सके। जनरली वो आपको इक्विलिब्रियम का केस दिया रहेगा। हम इस डायरेक्शन को जो है क्या मान लेते हैं, K1, इसको K2 एंड इसको K3 मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो हमारे रिएक्शन में O3 है लेकिन O नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करते हैं कि O की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हम लोग जो है O को निकालते हैं यहां से, O3 से O2 और यहाँ पे ले चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि K इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट O2 डिवाइडेड बाय O, और नीचे में क्या हो जाएगा O3। ठीक है, ओके। अब देखो K इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा O2 डिवाइडेड बाय O3। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, O की निकालनी है। इसको इधर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिंपल सा स्टेप। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, O3 की, आपको O की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में क्या आ रहा है, इसी की वैल्यू तो नहीं है, इंटरमीडिएट को हटा के हमें क्या करना है, इसकी जगह पे सिंपल फॉर्म लेना है। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, O3 K1 डिवाइडेड बाय K2, और यहां से क्या लिख सकते हैं O2 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा O। तो इस O की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा K इंटू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय O3 डिवाइडेड बाय O2, और ये सारी चीजें हो गई इंटू O3। देखो जो कट रहा होगा कटा दीजिए, जो नहीं कट रहा थी यहाँ पे O3 है, तो O3 यानी कि कितना हो जाएगा K इंटू K1 इंटू K2 पावर कितना हो जाएगा O3 पे 2, क्योंकि एक इसका पावर एक इसका पावर, तो यानी कि 2 पावर हो जाएगा, और नीचे में क्या जाएगा O2। अच्छा इसका मुझे बताइए, इसकी जगह पे मैं K इक्विवेलेंट लिख दूं, K1 इंटू K, इसकी जगह पे मैं, तो मैं यहाँ पे जो है इसी जगह लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू O3 टू द पावर 2 एंड O2। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, अच्छा देखो ये O2 को ऊपर ले जाओगे तो यानी कि इसको माइनस में लिख दीजिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जीरो ऑर्डर नहीं होगा, सही से कैलकुलेट कीजिए। आपके पास क्या है, K इक्वल टू, यानी कि रेट क्या जो वैल्यू है वो क्या है, क्या हो गया मोनू, R इक्वल टू K इक्विवेलेंट, क्या आज बिल्कुल भी ऊपर से जा रहा है क्या ठीक है, वो कोई बात भैया मेरा सॉरी से उसके पास था। ओके ठीक है। R इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू क्या था आपके पास O3 की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा O2। अच्छा इसको ऊपर ले जाए तो यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट O3, और ये ऊपर में क्या हो जाएगा O2 टू द पावर -1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और K यानी कि जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा K इंटू K1 इंटू K2। इसी चीज को हम K इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी इस टाइप। अभी तक हम लोग जो भी सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें स्लो स्टेप दिया हुआ था, अब हम जो सवाल सॉल्व करते थे, चलिए एक ग्राफ बता देता हूँ। व्हाट विल वी डू व्हेन RDS इज नॉट गिवन, जब आपके पास क्या हो RDS ना दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, तब हमारे पास क्या होता है कि आपके पास अगर जो ना दिया रहे तो कुछ इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, यानी कि जो है आपका ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या है इंटरमीडिएट है, यहाँ पे टाइम है, वो ना बहुत तेजी से यहाँ जाता है थोड़े समय के लिए। ये भले मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगता है,
बहुत तेजी से वहां पहुंचता है, तुरंत प्रोडक्ट बना और फिर जो है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बहुत ही कम समय लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन या डिसअपीयरेंस इंस्टेंटेनियसली। यानी कि जब जो भी जिसके अंदर क्या हो, आरडीएस ना दिया हो, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। आरडीएस का मतलब आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, या जिसको आपको मैंने स्लोएस्ट स्टेप या स्लो स्टेप के नाम से बताया था। ठीक है, जो स्लो स्टेप होगा उस टाइप के रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही हमें बताता है जब रेट डिटरमाइनिंग दिया ही नहीं, स्लो स्टेप नहीं दिया होगा, यानी कि फटाफट से बन रहा होगा और फटाफट से प्रोडक्ट बन जा रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को छोटा सा। घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, देखना कोई चीज अगर जब ला के रखोगे तो पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गया, बहुत तेजी से खत्म होता है। ठीक है, यानी कि वहां आपको पता ही नहीं लगेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, किसने खाया किसने नहीं खाया, बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है। तो वो जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। लेकिन जिसके घर में बड़े होते हैं तो वहां पे पता लगता है, सब मिलजुल के सामने बैठ के खाते हैं। यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या हो गया, किसी को पता नहीं लगा कहाँ चले गया रसगुल्ला, जो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फटाफट से क्या होता है कि जैसे यहाँ से देखिए एनर्जी को बढ़ाता है और फिर जो है एकदम प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट बनाते हुए अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। कभी छोटे बच्चे से पूछना कभी रसगुल्ला खाए हो क्या, कभी नहीं कहेगा जो है रसगुल्ला खाया। ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वैसे तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और अगर पूछा जाता है, नहीं तो वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है। मेरे ख्याल से जनरली ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जो है जरूर जानना चाहिए कि किस टाइप से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा देखो, इसका मैं रेट लिखूं तो R इक्वल टू के, मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ, O3 लिख देता हूँ। इसका रेट लिखूं तो यानी कि इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, K2O। मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा जो है इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -DO3/dt। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, O3 है तो यानी कि -DO3/dt। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, यहाँ तक किन्हीं नो को? नो सर, नो ओके, सर। अच्छा इसका मैं ROR लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर जब मैं इस इक्वेशन का लिखूं, या मैं इसका यहां से लिख देता हूं, -1/2 DO3/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 DO2/dt। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अच्छा यहाँ पे एक बात सुनिए कि क्या दोनों सेम है? यस सर। अब यहाँ पे तो इस प्रकार से इसको करें कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाए, वो O3 बच जाए। अच्छा देखो, यहां से अगर हम क्या करते हैं कि इसको स्टेप 1 मान लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूं स्टेप 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, स्टेप 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर जब मेरे पास स्टेप 1 और इसका स्टेप 2 हमने जो है इसको क्या कर लिया, मान लिया। अब जैसे स्टेप 1 और स्टेप 2 मान लिया तो हमने क्या करा कि इस इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कर देते हैं। मैंने कहा R2 माइनस R1 कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, K1O3 माइनस K2O3 इक्वल टू DO/dt। क्योंकि हमने इसका क्या ले लिया कि अब जब रेट ऑफ ये क्या है, यानी कि जो है डिसअपीयरेंस है, तो यानी कि इसके बराबर कर दिया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, DO/dt इक्वल टू KO3 और K2O3। ओके, अब यहाँ पे देखो O की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर जो लिखना चाहो तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट, मैं यहाँ सबसे पहले इसका स्टेप लिख देता हूँ,
यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, O से जा रहे हैं क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट O2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O3, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इक्विलिब्रियम दर्शा देता हूँ क्योंकि हमें जो है बैक में जाना पड़ेगा K1 और K2, और यहाँ से K इक्विवेलेंट लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि जब जितना पावर यहाँ पे स्टिचियोमेट्री होता है उतना यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारे पास O2, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ से क्या हो जाएगा O3, ठीक है। Yes, sir. यहाँ से K इक्विवेलेंट की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 by K2 इक्वल टू CO2 और CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O3, ओके। तो मुझे O की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें जो है O को एलिमिनेट करना है, क्योंकि बाकी सारा टर्म तो है हमारे पास, O3 भी है O2 भी है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, O की जगह पे K1 K2, यहाँ से क्या हो जाएगा O3 डिवाइडेड बाय O2, ठीक है, इक्वल टू O, और O की जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे, क्या हो जाएगा K1 O3 इक्वल टू K2 इंटू K1 इंटू K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा O3 डिवाइडेड बाय O2, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू O3, और यहाँ से देखिए माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि KO3, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट बच जाता है हमारे पास O3 से O2 3, यानी क्या हो जाएगा K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा O3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा O2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा R इक्वल टू, यानी कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो है इस टाइप के